नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट डाउनलोड करते हो, चाहे वो वेब एप्लीकेशन हो या फिर कोई विंडो एप्लीकेशन फॉर्म हो, तो यार इन सब का डेटाबेस में अक्सर प्रॉब्लम हो जाता है। जब भी आप इसे डाउनलोड करते हो इंटरनेट से और जब आप अपने सिस्टम में रन करने की कोशिश करते हो, तो अक्सर प्रॉब्लम क्या आती है कि इनका डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं हो पाता। तो इसी इशू को आज हम फिक्स करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी स्क्रीन पे ले चलता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या, ये एक छोटा सा ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे मैं अपने सोर्स कोड या प्रोजेक्ट वगैरह शेयर कर देता हूँ। और जिनको अगर आप परचेस करते हो तो छोटी सी हेल्प हो जाती है अपनी। तो यहाँ से देखो, सिंपली मेरे पास एक प्रोजेक्ट मैंने डाउनलोड भी किया कर रखा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। ये से जस्ट मैंने डाउनलोड किया है। तो अभी क्या करते हैं, इसी प्रोजेक्ट को हम क्या करेंगे, अभी हम विजुअल स्टूडियो में ओपन करेंगे। तो साथ ही साथ जो लोग पहली बार ट्राई कर रहे हैं विजुअल स्टूडियो और उनको पता नहीं कि कैसे प्रोजेक्ट को रन करना है, कैसे ओपन करना है, तो साथ ही साथ इसका भी सोल्यूशन मिल जाता है। और साथ ही साथ इस वीडियो को बनाने का एक रीज़न ये भी था कि अगर आप यहाँ से कुछ परचेस करते हो तो आपको मेरा वेट नहीं करना पड़ेगा ना, कि नहीं सर को मैसेज करो, फिर वो आएंगे, कनेक्ट करेंगे, वो खुद रन करके देंगे, ठीक है। तो आप ये अपनी सेल्फ से ही कर पाओगे। अगर आप ये वीडियो देख ले तो आप इसे सेल्फ से कर पाओगे। कैसे कर पाएंगे ये आज मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, सपोज करो पहला जो स्टेप क्या है कि आपके पास प्रोजेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और उससे पहले क्या, आपके पास विजुअल स्टूडियो और साथ ही साथ एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस, ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यही दो चीज़ें हैं जिनसे ये एप्लीकेशन रन होगा, है ना, जिनकी हेल्प से होगा। तो अगर नहीं है, अगर विजुअल स्टूडियो है, डेटाबेस नहीं है, तो फिर बेकार है। क्योंकि सारे पेजेस क्या होते हैं वो डेटाबेस से कनेक्टेड हैं, और डेटाबेस से कनेक्टेड है, डेटाबेस नहीं मिलेगा तो बेसिकली क्या, वो एरर शो करेंगे, ठीक है। तो कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ पर विजुअल स्टूडियो और माइक्रोसॉफ्ट का ही विजुअल स्टूडियो है और माइक्रोसॉफ्ट का ही एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस है, दोनों इंस्टॉल होने चाहिए आपके सिस्टम में। वर्जन कोई भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पर मैं विजुअल स्टूडियो 2019 का यूज़ करूँगा। और साथ ही साथ मैं आपको एक लिंक भी प्रोवाइड करूँगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप इन फ्यूचर कैसे इंस्टॉलेशन करना होगा इनका आप ये देख पाएँ, ठीक है। तो सबसे पहले इस पे फोकस करते हैं। तो देखो, मेरे पास प्रोजेक्ट है, ये छोटा सा प्रोजेक्ट है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो इस प्रोजेक्ट को मैं एक बार इसे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली देखो, आपको क्या करना है, जो भी प्रोजेक्ट आपने डाउनलोड किया है ना, उसको एक सही लोकेशन पे रखो। पहली चीज़, ऐसा नहीं कि उसकी 10 कॉपी आपने रखी हैं, आपने फिक्स किया किसी और को और आप रन कर रहे हो किसी और को, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक ही रिपोजिटरी रखो, एक ही कॉपी रखो उसकी, और एक ही जगह पे रखो, और आप उसको लोकेशन याद रहे कि हाँ भाई, मेरा प्रोजेक्ट इस पर्टिकुलर फोल्डर में पड़ा हुआ है, इस डी ड्राइव में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो एक ही जगह पे देखो, यहाँ पर ये पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ। कट करो, कॉपी करो, आपकी मर्जी। उसके बाद मैं चलूँगा सीधा डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे आया और डेस्कटॉप पे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है गाइस। यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पे नीचे पड़ा हुआ है ये मेरा, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हो, इसे बोलते हैं जिप फाइल, ठीक है। जिप फाइल, RAR फाइल। तो बेसिकली RAR फाइल क्या होती है, ये एक तरह से अगर छोटा सा एग्जांपल बताऊँ, जैसे कि आपके पास बहुत सारे सामान हैं, ठीक है, किताबें हैं, मोबाइल चार्जर, इस तरह की चीज़ें हैं। तो उनको आप एक सूटकेस में डाल लो या एक छोटे से बैग में डाल लो। तो बैग क्या हो गया आपका बैग एज अ जिप फाइल की तरह काम करता है। क्योंकि जहाँ जहाँ बैग जाएगा वहाँ सारे उसके अंदर जितने भी सामान होंगे वो जाएंगे। तो सेम इसी तरीके से हमने क्या किया, एक नॉर्मल जो फोल्डर होता है ना, फोल्डर मतलब क्या, मतलब सारी चीज़ें ओपन पड़ी हुई है। तो फोल्डर में हो सकता है कि कोई चीज़ इधर उधर मूव हो जाए, है ना। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, जिप फाइल बनाते हैं, ताकि इकट्ठा एक ही फाइल में सारा का सारा चीज़ आ जाए और वो आसानी से हम इधर उधर मूव कर सकें। बाकी कंप्रेशन और भी बहुत सारी इसके क्या फीचर्स हैं तो बाद में हम डिस्कस करेंगे। बट ये जिप फाइल है, इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जिसको बोलते हैं जिप एक्सट्रैक्टर, RAR फाइल, बहुत सारे अनजिप, बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। आप गूगल करिएगा, मिल जाएगा। तो इसका सिंपल सा एक ऑप्शन क्या होता है, जैसे कि अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, तो इसके अंदर एग्जैक्टली है क्या वो आपको शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, इसके अंदर एक फोल्डर है जिसका नाम यहाँ पे देख सकते हो आप, बेबी ब्लूम, ठीक है। एक प्रोजेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इस जिप फाइल्स के अंदर से वो फोल्डर निकालना है। तो उसके लिए एक राइट क्लिक करना है इस पर, बड़ा ही छोटा सा ऑप्शन है, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट हियर कर दोगे तो जिस लोकेशन पे ये फोल्डर है, ये फाइल है, उसी लोकेशन पे ये एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगा। तो जरा सा अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपको इसी नाम से एक फोल्डर मिलेगा, दैट इज़, यहाँ पे आप चेक करो, बी, एक मिनट कहाँ गया, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक्सट्रैक्ट होके आया, तो आपको ये फोल्डर मिला। और इस फोल्डर पे आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, देखो इसके अंदर बेसिकली दो चीज़ें होती हैं। पहली जो होती है, अगर आप मेरे प्रोजेक्ट डाउनलोड करते हो तो उसमें दो चीज़ें आपको मिलती है। पहला चीज़ होता है कि आपको ये जो प्रोजेक्ट है इसमें पूरा का पूरा प्रोजेक्ट और उसमें रिलेटेड जितने भी फाइल हैं, फोल्डर हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख रहे हो, अच्छा ये जो सिंबल देख रहे हो यहाँ पर, एक डेटाबेस से गोल्डन कलर का बना हुआ डेटाबेस की तरह, है ना। तो ये बेसिकली आपका क्या है, डेटाबेस का ये क्या है, नॉट अ बैकअप फाइल। ये इसमें जितनी क्वेरी मैंने बनाई है, जितनी भी क्वेरी मैंने लिखी है इस प्रोजेक्ट में,
टेबल बनाने के लिए, प्रोसीजर बनाने के लिए सारी क्वेरी मिल जाती है। क्वेरी इज़ अ रॉ फॉर्मेट, मतलब क्वेरी मिल गई ना तो बड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें फ़ायदा क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि एग्जैक्टली टेबल का नाम क्या है, उसमें क्या क्या कॉलम यूज़ किए गए हैं, कौन से कॉलम का क्या डेटा टाइप है, कौन से कॉलम को प्राइमरी की या फॉरेन की बनाया गया है, तो क्वेरी में सब मेंशन होता है। बैकअप फाइल भी दे सकते हैं, पर बैकअप फाइल इज़ मतलब मॉडिफिकेशन में फिर प्रॉब्लम हो जाती है कि यार क्वेरी मिल जाती तो ज़्यादा बेस्ट था ना, तो मैंने आपको रॉ फॉर्मेट दिया, तो अब इसको आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। क्वेरी में क्या फ़ायदा होता है, बस डायरेक्टली क्वेरी रन करो और आपका टेबल बन गया, सारी चीज़ें बन जाती हैं। अब कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमारे पास ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट है, देखो सिंपली एक चीज़ और याद रखो कि जैसे कई बार क्या होता है ना कि प्रॉब्लम क्या हो जाती है। अब देखो सिंपली अगर मैं आपको बताऊँ, वापस चलते हैं यहाँ पे, इसको मिनिमाइज करते हैं, हम आ गए डेटाबेस पे, ठीक है, या सॉरी डेस्कटॉप पे आ गए। अब डेस्कटॉप पे मैं आ तो गया हूँ, यहाँ पर देखो ये मेरा फोल्डर है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ठीक है। अभी क्या है, अगर मुझे रन करना है, मतलब अगर इस प्रोजेक्ट को रन करना है तो सबसे पहले आपको पेरेंट फोल्डर ढूंढना है। मतलब एग्जैक्टली जैसे कि अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, एक फोल्डर, और यहाँ पर अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो इस फोल्डर के अंदर सारे के सारे फाइलें हैं, तो सारे से सारे प्रोजेक्ट हैं। तो बेसिकली प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट किस में है, प्रोजेक्ट है इस फोल्डर के अंदर, ना कि जो आपका डेस्कटॉप पे अवेलेबल है, ठीक है। देखो प्रोजेक्ट इसमें है, तो हमें जब भी रन करना होगा तो हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली हम वो फोल्डर फाइंड आउट करेंगे जिसके अंदर सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इसे रन कैसे करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो विजुअल स्टूडियो मैं यूज़ करता हूँ, बेसिकली मैं कई सारे विजुअल स्टूडियो मेरे पास अवेलेबल हैं। 2010 वाला भी मेरा ये फेवरेट है 2010, क्योंकि इसमें ना अगर आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना है तो सबसे लाइट वेटेड है ना, क्योंकि मतलब कि आपको सिस्टम, अगर आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन लो है ना तो विजुअल स्टूडियो 2010 बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। सारे काम होते हैं इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखो मैं यूज़ कर रहा हूँ लेटेस्ट वर्जन। अक्सर शिकायत होती है लोगों की कि लेटेस्ट वर्जन में ये फलाना प्रोजेक्ट करके दिखाओ, हो ना, ठीक है, पुराने प्रोजेक्ट करके दिखाओ। तो विजुअल स्टूडियो 2019 में यूज़ कर रहा हूँ और ये आपको मिल जाएगा इजीली। आप गूगल पे सर्च मारना, आपको मिल जाएगा क्या क्या कैसे कैसे होता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, आपके सामने ये एक इन्वायरमेंट ओपन होकर आ चुका है, ठीक है। अब इस इन्वायरमेंट पे देखो सिंपली आपको करना क्या है कि साइड में आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आपको कन्फ्यूज़न हो जाती है कि यार इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करें। तो सबसे पहली जो सबसे ज़रूरी बात यह है कि विजुअल स्टूडियो का जो यूजर इंटरफेस होता है बड़ा ही आसान है अदर एज़ कम्पेयर टू अदर जो एडिटर है उनसे। तो सबसे पहले नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कंटिन्यू विथ कोड, सॉरी विदाउट कोड। आप उस पर क्लिक करोगे तो प्रॉपरली ये ओपन हो जाएगा, पूरा विजुअल स्टूडियो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो चुका है ओपन। ओपन होने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको चलना है फाइल ऑप्शन पे, ठीक है। फाइल ऑप्शन पे चलेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर अगर आपको नया बनाना है तो न्यू पे क्लिक करेंगे, अगर नया नहीं बनाना है तो क्या करेंगे, हमें ओपन करना है। बेसिकली हम ओपन करना चाहते हैं, हमारे पास ऑलरेडी है, तो ओपन पे आइए। अब ओपन पे आने के बाद आपको पहले तो डिसाइड करना है कि आपका प्रोजेक्ट है क्या, एक डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन है या वेब एप्लीकेशन है। तो मेरा जो है वेबसाइट है, तो वेब एप्लीकेशन आप सेलेक्ट करिए यहाँ पे, ओके। जब वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लिया तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वापस आते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। और एक मिनट यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम चलेंगे, ये रहा फोल्डर हमारा, ठीक है, ये फोल्डर है। अब देखो इस फोल्डर के अंदर, अभी इस फोल्डर को हम डायरेक्टली ओपन नहीं करेंगे, ठीक है। इस फोल्डर को हम डायरेक्टली ओपन नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या करना है आपको, यहाँ पे इस टैग पे क्लिक करना है, इस पर, फिर आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे ना, यहाँ पे देखो बेसिकली जब आप ये वाला सेकंड वाला फोल्डर यहाँ पे एरो पे क्लिक करोगे तो इसके अंदर क्या एडमिन फोल्डर, एसेट है, CSS है, ठीक है, इमेजेस है, JS है, यूज़र्स फोल्डर, ये सारे फोल्डर है जो कि हमारे एप्लीकेशंस में है। मतलब कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर आप आओगे, इस पर आप क्लिक करोगे तो देखो ये, तो एग्जैक्टली जो हमारा मेन फोल्डर है वो ये वाला फोल्डर है, ठीक है। तो इसमें कोई वो ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है, बस सिंपली ये वाला फोल्डर हमारा मेन है। तो सिंपली क्या करना है, आपको इसे एक्सपेंड करोगे तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो हमें इसको ओपन क्लिक करना है इस पर और फिर इसे ओपन कर लेना है। तो थोड़ी देर में ये सारे प्रोजेक्ट जो है आपका सोल्यूशन एक्सप्लोरर एक विंडो आएगी, उसमें सारी की सारी फाइलें आपको दिखेंगी, सारे के सारे फोल्डर आपको दिखेंगे उसमें। ये बड़ा आसान हो, ये बड़ा अच्छा होता है ना कि एग्जैक्टली आपके प्रोजेक्ट में है क्या क्या, क्या क्या फाइलें हैं, क्या क्या फोल्डर हैं, सब आपको इस सोल्यूशन एक्सप्लोरर में दिख जाता है। तो गाइस देखो यहाँ पर क्या है कि अब आप देख पा रहे हो ना कि यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है आपके सोल्यूशन एक्सप्लोरर में शो हो रहा है। तो बेसिकली इसमें बहुत सारी फाइलें आप यहाँ पे देख पा रहे हो। एक तो डिफ़ॉल्ट है, शाइन इन है, होम पेज है, दुनिया भर की चीज़ें, ठीक है। तो अगर आपको रन करना है, बेसिकली अगर आपको रन करना है तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, किसी भी पेज पे, वैसे तो आप किसी भी पेज को रन कर सकते हो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट आप हमेशा स्टार्टिंग पेज से स्टार्ट करो, ठीक है। तो स्टार्टिंग पेज क्या हो सकता है, या तो डिफ़ॉल्ट पेज, अगर आपके प्रोजेक्ट में डिफ़ॉल्ट पेज जो है वो स्टार्टिंग पेज हो सकता है, ठीक है।
अगर वो भी काम नहीं कर रहा तो आप साइन इन पेज या लॉगिन पेज जो है आप उसको क्लिक करो, वो होगा आपका डिफ़ॉल्ट पेज। या फिर हो सकता है होम पेज, मतलब मेरा कहने का मतलब क्या होता है, जैसे कि जब यूज़र ने एप्लीकेशन बनाया होगा तो उसने एक लैंडिंग पेज बनाया होगा ना, कि जब भी कोई हमारी वेबसाइट को ओपन करेगा, ठीक है, www.coderbaba.com, तो भैया कौन सी वेबसाइट ओपन होकर आएगी, सबसे पहले कौन सा पेज ओपन होकर आएगा, ठीक है। तो बस वैसे ही होता है, तो उसी तरीके से लोग डिज़ाइन करते हैं। जैसे कि मेरे केस में क्या है, इसमें क्या है, ये जो डिफ़ॉल्ट पेज है, डिफ़ॉल्ट पेज द फर्स्ट पेज, डिफ़ॉल्ट पेज आ गया, व्हाट इज द वेबसाइट, क्या उसका नाम है, क्या मेनू है, और वहाँ पर आपको मिल जाता है लॉगिन का ऑप्शन। लॉगिन पे क्लिक करते हैं तब आपका साइन इन पेज आ जाता है, ठीक है। तो बस वही चीज़ यहाँ होता है, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग पेज कौन सा होगा आपका। तो वैसे तो आप किसी भी पेज को रन करोगे, मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप डायरेक्टली होम पेज को रन करोगे, है ना, होम पेज, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो, जैसे कि एडमिन फोल्डर है, तो एडमिन फोल्डर में एक आता है एडमिन होम पेज। तो जब आप एडमिन होम पेज को ओपन करोगे तो बेसिकली एडमिन होम पेज में क्या होगा, सेशन। तो बेसिकली देखो यहाँ पे क्या होगा कि किसी भी पेज में, ASP.NET है, कोई भी पेज हो, तो अगर वहाँ पे वैरायटी ऑफ यूज़र हैं, लॉगिन यूज़र, ठीक है, मैनेजर और भी अदर यूज़र्स हैं, तो बेसिकली सबका जो पोर्टल होता है, सबका जो डैशबोर्ड होता है ना, वो क्या होता है, वो सेशन से काम करता है। हर जितने भी बंदे लॉगिन करते हैं सबके सेशन चेक किए जाते हैं, सेशन है कि नहीं, सेशन है तभी हम उसे पर्टिकुलर पेज हम उसे शो करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, जो नए पेजेस होते हैं, मतलब जो ये सब पेजेस होते हैं, जैसे कि एडमिन का डैशबोर्ड, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको लॉगिन करना पड़ता है। तो अभी तो आप पहली बार ओपन कर रहे हो ना किसी प्रोजेक्ट को, तो पहली बार ओपन कर रहे हो तो लॉगिन का कोई सवाल ही नहीं। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि हमारा प्रोजेक्ट रन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जो हमारा डिफ़ॉल्ट पेज, लॉगिन पेज या होम पेज, ये 3 पेज मैं आपको बता रहा हूँ स्टार्टिंग में, ठीक है। तो आप इन पे क्या कर सकते हो, आप इनको रन कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो डिफ़ॉल्ट है, इस पे देखो रन करने का क्या सिंपल सा ऑप्शन है, या तो यहाँ पर आपको एक प्ले बटन दिख रहा है ग्रीन कलर का, आप इस पर क्लिक करोगे, या फिर ये जो HTML का कोड दिख रहा है ना, HTML का कोड, आपको 3 तरह के ऑप्शन है नीचे, डिज़ाइन, स्प्लिट और सोर्स, ठीक है। तो सिंपली आपको सोर्स पे क्लिक करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है, HTML का जहाँ पे कोड लिखा हुआ है कहीं भी राइट क्लिक कर दो। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे, नीचे क्या होगा, व्यू इन ब्राउजर, आप इस पर क्लिक कर लो। थोड़ी देर में क्या होगा, ये जो पेज है आपके ब्राउजर में रन होना स्टार्ट हो जाएगा, उसमें शो करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, इससे पहले क्या करते हैं, अब एक दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पे डेटाबेस की एग्जैक्टली जो कोड होते हैं मेंशन किए जाते हैं, ठीक है। आपके प्रोजेक्ट में एक फाइल होती है जिसका नाम क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, वेब कॉन्फिग्स। पूरे वेब प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए एक फ़ाइल दी जाती है, जिसमें कुछ बेसिक चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो पूरे प्रोजेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, उनको एक जगह पे फिक्स कर देते हैं ताकि आप आसानी से अपने प्रोजेक्ट में वो सारी चीज़ें मेंशन कर सको। जैसे कि अगर जो डेटाबेस की कनेक्टिविटी का कोड है, तो ये तो हमें जितने भी, अगर 100 पेजेस हैं हमारे वेब पेज में, तो 100 बार हमें आपको, तो वो तो लिखना ही लिखना है हर पेज के लिए। तो क्यों ना उसको हम किसी ऐसे जगह पे प्लेस कर दें जहाँ से ईजिली हम उसे एक्सेस कर सकें। तो इसके लिए आपके पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं ये नहीं कहता कि web.config, कुछ लोग global.xps में लिखते हैं, कुछ लोग जब सेशन स्टार्ट होता है तब लिखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब एप्लीकेशन स्टार्ट होता है वहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। और कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि हर पेज के लोड इवेंट पे लिख दो, है ना, हर बटन के क्लिक इवेंट पे लिख दो। तो बहुत सारे तरीके हैं इसमें, ठीक है। अब जैसे कि देखो, आपके सामने ये प्रोजेक्ट आ चुका है। अब ये जो प्रोजेक्ट आ गया ना, तो अब ये तो इसका डिफ़ॉल्ट पेज है। डिफ़ॉल्ट पेज बेसिकली HTML से बना होता है, इसमें ज़्यादा डायनेमिक कोड होते नहीं, ठीक है, ज़्यादातर नहीं होते, ठीक है। और यहाँ पर देखो, ये तो बन गया फर्स्ट टाइम, मान लीजिए मैंने डाउनलोड किया है। तो अब यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, साइन इन दिख रहा है और साइन अप दिख रहा है, ठीक है। तो ज़रा सा हम साइन इन पे क्लिक करते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, लॉगिन पेज आ गया। अब लॉगिन पेज पे जैसे कि मान लो, अगर यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे इंटर कर देता हूँ, तो ये कुछ डिटेल मैंने इंटर किया। अब जैसे यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, तो अगर डेटाबेस अवेलेबल होगा तो ये लॉगिन हो जाएगा, अवेलेबल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आपको कुछ एरर मैसेज कुछ ना शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ओके, तो बेसिकली डेटाबेस इसका क्रिएटेड है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मैंने खुद ही बनाया था, तो इसका डेटाबेस ऑलरेडी मेरे डेटाबेस में अवेलेबल है। तो बस इस चीज़ को मैं फिक्स करता हूँ। तो यहाँ पे लॉग आउट करें, तो इसका तो डेटाबेस क्लियर है ना। तो हमें क्या सीखना है, डेटाबेस कैसे बनाना है, ठीक है। सपोज करो, यहाँ पर आ जाते हैं, सपोज करो अब ये जो डेटाबेस, इसका कनेक्शन का कोड कहाँ पे डिफाइन किया गया होगा, इसका कनेक्शन का कोड आपके web.configs में होगा। तो बेसिकली जब आप web.configs को ओपन करोगे, कोई भी प्रोजेक्ट हो, web.configs को ओपन करना, खासकर अगर वो वेबसाइट प्रोजेक्ट है तब आपको web.configs मिलेगा। अगर ये विंडो एप्लीकेशन है तो वहाँ पर application.configs मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सिंपली अभी हम वेबसाइट में देख लेते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पर जब आप इसे web.configs को ओपन करोगे तो आपको मिलेगा एक टैग, उसका नाम क्या है, कनेक्शन स्ट्रिंग। यहाँ पे देखो, कनेक्शन स्ट्रिंग ओपन है, ये कनेक्शन स्ट्रिंग क्लोज है, और इसके अंदर एक और टैग है जिसका क्या नाम लिखा आपने, ऐड। इसमें ऐड क्या किया आपने, एक नाम दिया, इसका नाम क्या है, ये BBDB,
अब यहाँ पर आओ, प्रोवाइडर नेम ये है। अब यहाँ पर देखो आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, कनेक्शन। तो एक मिनट बेसिकली मैं आपको दिखा दूँ, आई होप कि आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग में देखो दो चीज़ होती है, पहले होता है डेटा सोर्स। अब डेटा सोर्स इक्वल टू के बाद मैंने क्या लगाया है, डॉट लगाया है, बेसिकली डॉट। तो देखो किसी किसी केस में डॉट वर्क करता है और किसी किसी केस में ये डॉट वर्क नहीं करता। मतलब मैंने बहुत सारे लोगों के डेटाबेस को, मतलब कि उनके प्रोजेक्ट को डेटाबेस से कनेक्ट किया है और उनमें अगर डॉट मैंने यूज़ किया है तो उनका काम नहीं करता, पर स्पेशली उनके सिस्टम का नाम अगर मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ तो ये वर्क करता है। अब बेसिकली व्हाट इज द डॉट, डॉट का मतलब डिफ़ॉल्ट सर्वर नेम, डेटाबेस सर्वर नेम, ठीक है। ये उसको क्या करता है, डिनोट करता है बेसिकली। तो कोई भी नाम हो आप इस पर डॉट लगा दोगे तो एग्जैक्टली आपके एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस को ले लेगा। पर डिपेंड क्या करता है कि कुछ लोग जब इंस्टॉलेशन करते हैं एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस की, तो या तो वो डिफ़ॉल्ट करते हैं या डिफ़ॉल्ट नहीं करके वो खुद अपना नेम इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो उसमें ये दो तीन चीज़ें होती हैं, तो उस पर मैं अभी डिस्कस करूँगा थोड़ी देर में। अब ये तो था डेटा सोर्स। डेटा सोर्स का मतलब आपके डेटाबेस सर्वर का नाम। दूसरी बात क्या है, इनिशियल कैटलॉग इक्वल टू व्हाट इज दिस, ये आपका डेटाबेस का नाम है। क्या है ये आपके डेटाबेस का नाम है। तो बेसिकली अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। कट करने के बाद यहाँ पर मैं दे देता हूँ AA। मान लो कोई डेटाबेस बनाया मैंने AA नाम से, ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ पे सेव कर लिया। वापस चलते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा पेज है, इसको मैंने रन किया और यहाँ पे मैं करता हूँ लॉगिन। तो लॉगिन जब मैं करता हूँ 1 2 3 और जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया तो बेसिकली अभी क्या है, डेटाबेस का नाम मैंने चेंज कर दिया AA। तो अभी यहाँ पर आपको एरर देखने को मिलेगा। तो 1 2 3 थोड़ी देर में आ जाओ भाई, ओके। तो देखो यहाँ पर ऊपर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है कि समथिंग वेंट रॉन्ग, कॉन्टैक्ट योर डेवलपर, कैन नॉट ओपन डेटाबेस AA, ठीक है। AA डेटाबेस नहीं ओपन कर पा रहे क्योंकि वो डेटाबेस है ही नहीं, तो ओपन कहाँ से करोगे, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या देखा, रिक्वेस्ट बाय द लॉगिन, ओके, द लॉगिन डिफॉल्ट लॉगिन यूजर डेल PC। देखो हमारे यूजर का नाम क्या है, डेल PC, ये ठीक है। अब यहाँ पर डेटाबेस का नाम क्या है, AA। तो AA डेटाबेस हमारे डेटाबेस में है ही नहीं। चलो देखते हैं, एक बार चलते हैं। तो स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो अगर आपको जब एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस ओपन करना हो तो यहाँ पर क्या उसका एक क्या होता है, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, ठीक है। ये उसका क्या होता है, जो स्टार्टिंग फाइल होती है, इस पर क्लिक करोगे, इंस्टॉल करने के बाद आपको ये मिल जाता है। अब इस पर क्लिक करोगे तब आपका ये पूरा एक विंडो ओपन होकर आएगी, जहाँ पर आपको कोड मतलब क्वेरी भी लिख सकते हैं और साथ ही साथ हम ग्राफिकल GUI की हेल्प से आप उसको रन कर सकते हो। तो जब आप पहली बार एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस ओपन करोगे तो आपके सामने एक विंडो आएगी, या विंडो आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा, सबसे टाइटल पे होगा कनेक्ट टू सर्वर, याद रखना अक्सर यहीं पर होती है प्रॉब्लम। तो देखो बेसिकली ऑथेंटिकेशन क्या है, ऑथेंटिकेशन विंडो ऑथेंटिकेशन, यानी कि कोई भी यूज़र नेम पासवर्ड रिक्वायरमेंट नहीं है। पर अगर ये ऑथेंटिकेशन हम एसक्यूएल सर्वर कर देंगे तो नीचे आप देख रहे हो यहाँ पे यूज़र नेम, यहाँ पे पासवर्ड, मतलब आप अपने एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस में पासवर्ड लगा सकते हो ताकि बिना उसके ऑथेंटिकेशन के कोई भी आपका डेटाबेस ओपन ना कर पाए, ठीक है। बहुत ही ज़रूरी है, पर एज अ लर्निंग पर्पज़ के लिए, बिगनर के लिए आपको अपने सिस्टम में करना है लोकली, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि एसक्यूएल सर्वर आप एक्स्ट्रा जो ऑथेंटिकेशन है वो यूज़ करो। आप कर सकते हो, अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर जब आप किसी भी प्रोजेक्ट को होस्ट करोगे तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें यूज़ की जाती हैं, पर लोकली सिस्टम में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो अक्सर विंडो ऑथेंटिकेशन आसान होता है, ठीक है, ये चीज़ें। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, एक होता है सर्वर नेम। देखो अभी भी आपका एसक्यूएल सर्वर प्रॉपरली रन नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पर एक बटन है कनेक्ट, जब आप कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो ये विंडो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगी, चली जाएगी, ठीक है, जब सक्सेसफुली आपका डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा। जब कनेक्ट हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि आपका एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और अगर आपने कनेक्ट पे क्लिक किया, थोड़ी देर के बाद कोई एरर आ जाता है, जैसे कि नेटवर्क इंस्टेंस एरर, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो डेटाबेस है वो प्रॉपरली चल नहीं रहा है, रन नहीं हो रहा है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, आई थिंक कि एग्जैक्टली क्या कारण है वो नहीं पता, बट एग्जैक्टली जैसे कभी क्या होता है कि कभी पोर्ट नंबर क्या है, कोई पोर्ट नंबर असाइन है ऑलरेडी और उसी पोर्ट नंबर पे ये काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है, वो चीज़ें हो सकती हैं। या फिर वर्जन का कंपेटिबिलिटी नहीं हो सकता, ठीक है, या फिर कुछ छोटे मोटे इश्यू आते हैं, ठीक है। पर वो क्या है कि आई होप कि आपको गूगल पे उससे रिलेटेड ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, एक बार गूगल करिएगा। बट एग्जैक्टली जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये आपका सर्वर का नाम है, ठीक है। अगर आप देखो हर सिस्टम का सर्वर का नाम डिफरेंट होता है, ठीक है। आपने कोई सिस्टम लिया, उसका नाम मान लीजिए HP का ले रखा है, लेनोवो का ले रखा है, लीजन, तो अब हो सकता है उसका नाम चेंज हो जाए, ठीक है। अगर यही बात मैं आपको बता रहा था कि अगर देखो यहाँ पर क्या है, डेटा सोर्स इक्वल टू डॉट है ना, डॉट है, तो अगर डॉट काम कर रहा है तो ठीक है, ठीक है। मैं अक्सर डॉट ही लगाता हूँ ताकि अदर
लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो, अगर एग्जैक्टली डॉट काम कर रहा है, इन केस अगर डॉट काम कर रहा है तो परफेक्टली कोई इशू नहीं है। पर अगर नहीं कर रहा है तो क्या करना है आपको, ऐसे ही ये आपका एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस ओपन करना है। यहाँ से ये सर्वर नेम जो देख रहे हो यहाँ पर डेल पीसी, एग्जैक्टली इसको राइट क्लिक करना है आपको, इसको कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आप अपन आएंगे प्रोजेक्ट में, यहाँ पर जहाँ पे लिखा है डेटा सोर्स इक्वल टू और सेमी कॉलम से पहले, एक बार मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, पेस्ट कर देना है। क्या पेस्ट किया मैंने, डेल पीसी, और इसको मैंने यहाँ पे सेव कर लिया, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको सेव कर लिया, बाकी मेरे डेटाबेस का नाम क्या है, यहाँ पे देखो डबल ए, तो डबल ए नाम से तो मैंने कोई डेटाबेस ही नहीं बनाया है ना, तो अभी मतलब कि ये तो प्रॉब्लम, ठीक है, ये तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, अभी इसको हम सेव कर लेते हैं। बट एग्जैक्टली जो नाम का, जो एसक्यूएल सर्वर के नाम का प्रॉब्लम था यहाँ पे डेटा सोर्स में, वो मैंने आपको बता दिया कैसे आपको फाइंड आउट करना है। देखो कई बार क्या होता है, जब आप फर्स्ट टाइम एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस इंस्टॉल करते हो फर्स्ट टाइम, तो अक्सर जब आप कनेक्ट पे क्लिक करते हो तो ये आपको क्या दिखाता है, एरर दिखाता है फर्स्ट टाइम, क्योंकि उसको जो सर्वर का नाम है, क्योंकि हमने इंस्टॉलेशन प्रॉपरली नहीं किए, इंस्टॉलेशन जो है वो प्रॉपरली सही वे में हमने नहीं किया है, और दिस इज़ द रीज़न कि आपको वो एरर देखने को मिलता है। तो कोशिश ये करिए कि जब भी आप इंस्टॉलेशन करिए एसक्यूएल सर्वर का, तो या तो आप एक दो वीडियो देख लीजिए जिसमें प्रॉपर तरीके से बताया गया हो, या फिर हमेशा डिफ़ॉल्ट जब भी इंस्टॉल करिए डिफ़ॉल्ट करिए। जब तक आप बिगनर हैं, आपको नहीं आइडिया है, तो आप क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे आप नेक्स्ट करते जाइए डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे, ठीक है। ओके, तो जब देखो अभी यहाँ पे मैं कनेक्ट पे क्लिक करूँगा, कनेक्ट पे क्लिक करूँगा तो थोड़ी देर में ये विंडो चला जाएगा, आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक पैनल दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये पैनल आपको दिख गया, तो ये सक्सेसफुली क्या हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे डेटाबेस फोल्डर पे क्लिक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको जितने भी डेटाबेस क्रिएटेड हैं वो मिल जाएंगे। तो अभी देखो इसमें ये वाला डेटाबेस मैंने क्रिएट किया था, यहाँ पे आप इस पर क्लिक करोगे, टेबल्स के अंदर आओगे तो बहुत सारे टेबल ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो अगर मैं ये डेटाबेस का नाम मेंशन करूँगा ना, तो होगा क्या, यहाँ पर आप यहाँ पे देख लो, तो ये प्रॉपरली वर्क करेगा, ठीक है। तो इसको रीनेम पे क्लिक किया तो ये प्रॉपरली यहाँ पे ये वर्क करेगा। पर अभी हमारे पास क्या है, अभी तो हमने कनेक्शन का देख लिया ना, आपको दो ही चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो आपके सर्वर का नाम और दूसरा आपके डेटाबेस का नाम। मतलब डेटाबेस सर्वर का नाम जो कि मेरा डेल पीसी था मेरे केस में, और आपके केस में हो सकता है डिफरेंट हो। पर अगर आपका डेटाबेस आसानी से इंस्टॉल हो चुका है, प्रॉपरली रन कर रहा है, चल रहा है, तो वहाँ पर जब आप ओपन करोगे तो फर्स्ट टाइम जो कनेक्ट वाली विंडो आएगी, कनेक्ट टू सर्वर, तो वहाँ पर आपको सर्वर नेम की जगह पे वो उस टेक्स्ट बॉक्स में मेंशन होगा आपके पीसी का नाम, तो आप एग्जैक्टली उसको आप मेंशन कर सकते हो। तो देखो बेसिकली अभी क्या करते हैं, अभी देखो सिंपली हमारे पास क्या है कि अब हम फोल्डर में चलते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारा ये तो हो गया, मेरे पास क्या है, ये एक फाइल है जिसमें क्या लिखा है, इसमें क्वेरी होगी। तो इसको क्या करना है, सिंपली आपको नोट पैड में ओपन कर लेना है, ठीक है। नोट पैड में कोई दिक्कत नहीं, नोट पैड में आप ओपन करोगे, यहाँ पे देखो ये तो जितने भी टेबल हैं सारी क्वेरी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, अभी देखो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो हमें क्या बनाना है, हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना है। तो देखो सिंपली बात है, डेटाबेस कैसे क्रिएट करोगे, देखो दो चीज़ें होती है। पहली चीज़ क्या है, पहले तो आप देखो जब भी आप web.config यूज़ करोगे, ओपन करोगे, तो यहाँ पर आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है इनिशियल कैटलॉग का नाम, ठीक है। तो मेरे केस में इनिशियल कैटलॉग का नाम क्या था, ठीक है, बेबी ब्लूम्स डीबी, ठीक है। मेरे केस में इनिशियल कैटलॉग का नाम यही था यहाँ पे, ठीक है। ये जो नाम था वही सेम नाम। तो आपको क्या करना है, web.config में जो भी इनिशियल कैटलॉग का नाम होगा उसी नाम से आपको क्या बनाना है, एक डेटाबेस क्रिएट करना है। देखो यहाँ पर ये नाम था और इसी नाम से मैंने ऑलरेडी एक डेटाबेस यहाँ पे बना रखा है यहाँ पे। बट सपोज करो अगर मैं यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे नाम मैंने किया ABCD, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इनिशियल कैटलॉग इज इक्वल टू ABCD। अब आपको क्या करना है, ये ABCD जो है, तो अब आपको ABCD नाम से एक पहले तो डेटाबेस क्रिएट करनी है। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, न्यू डेटाबेस पे आएंगे, न्यू डेटाबेस पे आएंगे और यहाँ पर आपको क्या करना है, एक डेटाबेस बनाना है जिसका नाम क्या देंगे, ABCD। तो थोड़ा सा समय लगेगा यहाँ पे, ओके ये आ चुका है। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, देखो डेटाबेस के नाम पे यहाँ पे लिखा मैंने ABCD, बस कुछ नहीं करना, सबसे नीचे आएंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। अब आपका ABCD नाम से एक डेटाबेस तैयार हो चुका है, ठीक है। अच्छा, जब आपने क्लिक तो कर दिया पर यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे। इस पर राइट क्लिक करके आपके ऑप्शंस आएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे ABCD दिख रहा है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, इसी ABCD पे राइट क्लिक करना है और चलेंगे क्रिएट न्यू क्वेरी पे क्लिक करेंगे। न्यू क्वेरी पे क्लिक करेंगे तो अब आपके राइट हैंड साइड में एक विंडो आ जाएगी, ठीक है, एक ब्लैंक विंडो आ गई, ठीक है। ये विंडो यहाँ पर आ चुकी है। अब आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपका जो डेटाबेस है जो आपने क्रिएट किया है ABCD, मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई भी क्वेरी लिखूंगा, ये क्वेरी इस डेटाबेस में जाके रन करेगी, ठीक है।
तो यही सेम चीज़। अब देखो ये आपके पास ये जो फोल्डर था बेसिकली ये वाला फोल्डर, इसमें जो ये आप देख रहे हो ना ये डेटाबेस है। ये क्या है? ये डेटाबेस है। जब आपने इसको ओपन किया था नोटपैड में तो आपको ये सारी क्वेरी दिख रही थी, ये सारी क्वेरी। तो आपको क्या करना है, सिर्फ कंट्रोल ए करना है और इन सारी चीज़ों को कॉपी कर लेना है। यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है इन सबको। कॉपी करने के बाद वापस चलेंगे आप अपने एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस में, ठीक है। यहाँ पर आ चुके हैं। एक बार मैं फिर से बता दूँ आपको, इसे क्लोज कर दूँ। आपका डेटाबेस क्या है? एबीसीडी। एबीसीडी पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू क्वेरी पे आ जाते हैं। न्यू क्वेरी पे आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद सारी क्वेरी आप ऐसे पेस्ट कर दो। सारी क्वेरी आपने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ओके। अब देखो, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। सपोज करो क्वेरी का फ़ायदा क्या है कि क्वेरी को आपको रन कराना होता है ना, रन कराना होता है। तो जैसे कि अगर मुझे रन कराना है तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है। अब आपको यार ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि जैसे कि टेबल हम बना रहे हैं तो टेबल यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी हम रन करेंगे तो आपका ये टेबल शो हो रहा है। अब इस टेबल में आपको कुछ इंटर करना है तो इंसर्ट की क्वेरी रन किया तो इस टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। फिर से सेलेक्ट की क्वेरी इंटर करेंगे तो ये आपको चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, आपको क्या करना है कि एक एक करके पहले एक टेबल क्रिएट करो, ठीक है। फिर दूसरा टेबल, ऐसे देखो, फिर दूसरा टेबल क्रिएट करो, ये क्रिएट कर लिया। फिर इसके अंदर कुछ इंसर्ट करना है तो आपको क्या करना है, एक एक चीज़ को, एक एक मॉड्यूल को, जैसे कि एडमिन का टेबल क्रिएट करना है तो जहाँ से एडमिन का टेबल बनाना स्टार्ट कर रहे हैं और जहाँ पे खत्म हो रहा है वहाँ तक लाके सेलेक्ट करके आपको एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है, वो टेबल क्रिएटेड, ठीक है। अब जैसे कि मुझे अगर डेजिग्नेशन के लिए टेबल बनाना है तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे खत्म है ना, यहाँ से सेलेक्ट करो, यहाँ तक आओ, ये सेलेक्ट कर लिया। ये पूरा टेबल डेजिग्नेशन टेबल क्रिएट करने का पूरा क्वेरी है। इसको सेलेक्ट किया, फिर क्वेरी पे एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे तो ये प्रॉपर ये टेबल बना देगा डेटाबेस में, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, जैसे यहाँ तक तो हमारा हो चुका है ना, एक मिनट, यहाँ तक हमारा हो चुका है, क्या है ये, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो चुका है, डेजिग्नेशन तक हो चुका है। तो ये सारी क्वेरी हम डिलीट कर देते हैं इसको। अच्छा, एक दूसरा तरीका क्या है कि आपने ऐसे वैसे यहाँ पे सारी क्वेरी पेस्ट कर दी तो आप क्या करो, कंट्रोल ए कर लो, सबको सेलेक्ट कर लो। सबको सेलेक्ट करने के बाद आप एग्जीक्यूट पे क्लिक कर दो। अब ऐसे क्या हो गया, तो देखो सारी चीज़ें यहाँ पे हो चुकी हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे हो चुकी हैं। ओह, बट यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है, यहाँ पे एरर है एक, फिर क्या कह रहा है, यहाँ पे एरर है एक, ओके, फिर ये सही है। तो इकट्ठा मतलब अगर हम सबको सेलेक्ट कर लेंगे और एक ही बार में एग्जीक्यूट कर देंगे तो इसमें प्रॉब्लम ये है मेरे भाई कि हो सकता है कोई टेबल क्रिएट हो ना हो, किसी में कोई एरर आ जाए। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम 1 बाय 1, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ से, अब ये इतना इंटेलिजेंस आपको रखना पड़ेगा कि कहाँ पे एग्जैक्टली ख़त्म हो रहा है, ठीक है, क्वेरी के मामले में। तो यहाँ से ये सेलेक्ट किया, रन किया, यहाँ पे ये ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो, ठीक है। तो आपको ऐसे एक एक करके एक बार देख लो, ठीक है। अब ये दूसरी टेबल है चाइल्ड के लिए, तो ये सेलेक्ट किया, इस पर एग्जीक्यूट किया तो ये कह रहा है ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी बना तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आ जाओ, सही है, फिर इसको सेलेक्ट करो, ऑलरेडी बना है, चलो परफेक्ट है, ठीक है। तो इसी तरीके से, इस तरीके से आप सेलेक्ट कर करके सारी चीज़ें आप यहाँ पे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है, आपको पता चलता है ना, मतलब एक एक करके आप एग्जीक्यूट कर रहे हो तो आप पहले आपने एडमिन क्रिएट किया, फिर आपने यूज़र वाला टेबल क्रिएट किया, फिर आपने रोल वाला क्रिएट किया, कंपनी वाला क्रिएट किया, चाइल्ड वाला क्रिएट किया, स्टूडेंट वाला क्रिएट किया। तो इसमें आपको पता चलता है कि हाँ सारी चीज़ें प्रॉपर क्रिएट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, और किस में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। अक्सर प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे कि मान लो कोई टेबल है जिसमें किसी अदर टेबल से कोई प्राइमरी की आप एज अ फॉरेन की यूज़ कर रहे हो, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, तो देखो अगर आप किसी टेबल में किसी कॉलम को फॉरेन की बना रहे हो तो सबसे पहले क्या होता है, आपको वो वाली टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी जिसमें वो प्राइमरी की के तौर पे काम कर रहा था, ठीक है। तो ये बड़ा ही ज़रूरी है। तो आपको हमेशा सीक्वेंस ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ऐसा नहीं कि पहले आपने 3 कर दिया फिर 2 पे गए फिर 5 पे चले गए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको ऑर्डर में करना है, जो भी सारी चीज़ें ऑर्डर में करनी है, ठीक है। देखो इसी तरीके से अब देखो यहाँ पर बेसिकली क्या है, मेरा जो टेबल जो है ये बन चुका है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जरा सा एक बार क्या करते हैं, एडमिन वाला आपका फोल्डर है, इसे यहाँ पर ये है ना, ये देखो ये क्या है आपका एडमिन, ठीक है। तो एडमिन वाला हम चेक करते हैं यहाँ पे, तो हमारा डेटाबेस क्या है ABCD, यहाँ पे एडमिन में ये आपका ईमेल है, तो ईमेल हम करते हैं कॉपी, ईमेल हमने कर लिया कॉपी, वापस आएंगे अपने एप्लीकेशंस में और हम इस पेज को करते हैं रिफ्रेश, फिर से लॉगिन करते हैं। इस बार हमारा जो डेटाबेस है वो क्या है ABCD, तो यहाँ पर हमने ये पेस्ट कर दिया पासवर्ड 1 2 3 और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया और अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं हम ये यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। अच्छा, लॉगिन के बाद ज़रा सा हम क्या करते हैं, अब ज़रा हम चलते हैं दूसरी चीज़ों में, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर अगर हम कुछ यहाँ पर ऐड करते हैं तो हम देखते हैं क्या ये रन कर रहा है। एक मिनट, सारी चीज़ें कर लेते हैं इसमें,
और पासवर्ड 111 एंड यहाँ से डेजिग्नेशन, ठीक है, इसको मैंने सबमिट कर दिया। हाँ, प्रॉपरली ये काम कर रहा है, ठीक है। पर इन केस अगर किसी टेबल में कोई अगर पर्टिकुलर स्टोर प्रोसीजर मिस है तो आपको डेफिनेटली वो एरर देगा, ठीक है। तो अभी तो ये हो गया, तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि कैसे आपको करना है उसी तरीके से आपको फॉलो करना है सारी चीज़ें। बट यहाँ पर स्पेशली जो मेरा ओरिजिनल डेटाबेस है, पहले मैं वो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, दैट इज़ DB, ओके। तो इसको मैंने सेव कर लिया। तो देखो बेसिकली ये पहला काम था कि आपको स्टोर यहाँ पे web.configs में जाना है, और अगर वहाँ पर आपको ये कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर अगर आपको ये मिलता है पर्टिकुलर ये वाला चीज़, तो आपका जो कनेक्शन, देखो बेसिकली क्या है, ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग का जो कोड है ना, यही कोड आपको बताता है कि आपके डेटाबेस SQL सर्वर डेटाबेस का क्या नाम है और उसमें हमें किस डेटाबेस पे काम करना है, ठीक है। ये डेटाबेस है, तो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको मान लो web.configs में, मान लीजिए कि जिस बंदे ने क्रिएट किया उसने web.configs में नहीं डाला है कनेक्शन, उसने हर पेज पे रखा है, तो क्या होगा, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली अगर साइन इन पेज है, लॉगिन पेज है, तो आपको लॉगिन पेज पे आना है, इस पर राइट क्लिक करना है, चलेंगे कहाँ पे, व्यू कोड के अंदर। जब आप व्यू कोड के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको कोड मिल जाएगा। अब डायरेक्टली हम क्या करेंगे, सोर्स कोड की हेल्प से ट्रैक करेंगे कि भाई बंदे ने कहाँ पे बनाया एग्जैक्टली। तो देखो सिंपल बात है, सबसे पहले आप पेज के लोड इवेंट पे चेक करो, पेज के लोड इवेंट पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेशन वगैरह चेक हो रही है, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने एक डेटाबेस का कनेक्शन बना रखा है, ठीक है, ये मेथड बना रखा है गेट कनेक्शन स्ट्रिंग। अब इस ये मेथड क्या करेगा, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, यानी कि इस web.configs की बात हो रही है। ये कह रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में कनेक्शन स्ट्रिंग है, उस कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम क्या है, BBDB, तो ये नाम है, ठीक है। और ये जो नाम है ना, इस नाम में क्या, जो कनेक्शन स्ट्रिंग है उसको क्या कर देना है, यहाँ पे रिटर्न कर देना। तो ये फंक्शन क्या करेगा, कनेक्शन स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा, जिसका नाम क्या होगा, BBDB। तो एक बार जरा web.configs को यूज ओपन करो। तो जब मैंने web.configs ओपन किया तो ये है कनेक्शन स्ट्रिंग, और इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, नेम इक्वल टू ये, और यही नेम हमने यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर, यहाँ पे देखो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, मतलब उस web.configs वाली फाइल के अंदर जाना, उसमें कनेक्शन स्ट्रिंग होगा जिसका नाम क्या होगा, BBDB, और उसका जो कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड होगा। अब देखो यहाँ पर तो हमें ये नाम मिल गया। अब ये क्या है, द टैग, यहाँ पर एक देखो एट्रीब्यूट है कनेक्शन स्ट्रिंग। अब इसके अंदर ये जो पूरा कोड है ना, ये कोड, ठीक है, ये जो कोड यहाँ पे लिखा गया है ना, ये जो कोड यहाँ पे लिखा गया है, कई बार क्या होता है, यही सेम कोड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है, यहाँ पे देखने को मिल जाता है ना। अब देखो ये मेथड हमारा है, अब हमें एग्जैक्टली इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ रही है, यहाँ पे देखो जब हम लॉगिन कर रहे हैं, जैसे मैंने लॉगिन बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखो SQL कनेक्शन जो होता है, इसको क्या चाहिए, कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड चाहिए। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इस फंक्शन को पास कर दिया, ठीक है। अब ये फंक्शन कहाँ से कॉल होगा, यहाँ से कॉल होगा। अब ये कहाँ से कॉल होगा, ये web.configuration मैनेजर से कॉल होगा, ठीक है। तो यहाँ हो जा रहा है। कई बार क्या होता है, हम कई बार होता है क्या है कि जब बंदे कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड लिखते हैं तो क्या करते हैं, एक बना देते हैं अपना CN नाम का एक वेरिएबल बना देते हैं, ठीक है। और इसी वेरिएबल में क्या करेंगे, ये जो web.configs में ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड जो यहाँ पे हाईलाइटेड है, इसी कोड को क्या करते हैं, इसी कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, तो मतलब जो यहाँ पर मैंने ये यूज़ किया है ना, इसकी जगह पे मैं चाहूँ तो यहाँ पे क्या है, ये CN है, CS है, सॉरी, तो इसकी जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं CN को यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, CN। तो यहाँ पे देखो CN नाम का वेरिएबल था, कनेक्शन स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल CN, और इसमें जो भी सारी चीज़ें हैं उसको देखो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ इस फंक्शन में, यहाँ पे अब क्या हो गया, CN हो गया। तो CN का जो है वो कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड है, बेसिकली इस पूरे मेथड को कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड ही चाहिए। तो आप वहाँ के थ्रू जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। या तो पेज के लोड इवेंट पे कनेक्शन स्ट्रिंग डिफाइन होगी, तो जहाँ कहीं भी आपको फॉर्म में इस तरीके का कोड दिखे, ऐसा कुछ कोड, तो समझ जाना भाई ये क्या है, कनेक्शन स्ट्रिंग है। यही वो कोड है जो कि हमारे एप्लीकेशन को बताएगा कि हमारे डेटाबेस का क्या नाम है और डेटाबेस सर्वर का क्या नाम है, ठीक है। तो बेसिकली ये वो तरीका है। अभी यहाँ पर अगर सपोज देखो यहाँ पे क्या है, बेबी ब्लूम, तो यहाँ पर आप कुछ भी चेंज कर सकते हो ना, ABCD जो आपने बनाया है, ठीक है। और यहाँ पर जो भी आपके PC का नाम है, किसी का है दिस PC, HP PC, लेनोवो PC, है ना, किसी के नाम से है, तो वो सारी चीज़ें। और ये डेटा सोर्स का नाम कहाँ से मिलेगा, जब आप फर्स्ट टाइम अपना ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो ओपन करोगे तो आपके सामने इस तरीके का एक विंडो आएगा, और इस विंडो में ये जो नाम है डेल PC, यही वो नाम है जो आपको वहाँ पे मेंशन करना है बेसिकली, ठीक है। तो अभी मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, और ये जो डेटाबेस है ये मेरे काम का नहीं, तो फालतू डेटाबेस नहीं क्रिएट करेंगे, इसको डिलीट करते हैं, ओके।
चलो, तो डिलीट। तो बेसिकली आपको क्या करना है, देखो दो चीज़ें आपको सब ध्यान में रखनी है। पहले तो आपको web.config में जाना है, वहाँ पे डेटा सोर्स को देखना है क्या नाम है उसका, और आपको इनिशियल कैटलॉग, ये आपके डेटाबेस का नाम है, ये दो चीज़ें। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, यही जो कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड है, इसमें आपको डेटा सोर्स का नाम कैसे मिलेगा, तो मैंने आपको बता दिया। उसके लिए आपको एसक्यूएल सर्वर आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो आप एसक्यूएल सर्वर को क्या करेंगे, इसको पहले आप ओपन करेंगे, तो यहाँ पे जो नाम आपको मिलेगा वही नाम आप एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस का नाम होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपकी काफ़ी सारी हेल्प हो चुकी होगी डेटाबेस से कनेक्टिविटी से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, और सेम यही प्रोसीजर आपका होता है विंडो एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है। वहाँ भी ऐसा ही होता है, कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड तो सेम ही रहता है सब में, और वहाँ भी यही सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, इनिशियल कैटलॉग और डेटाबेस करके। तो बेसिकली इन्हीं दो चीज़ों पे आपको ध्यान रखना होता है कि आपके पीसी का क्या नाम है। अगर आपने ये पता कर लिया और आपके डेटाबेस का क्या नाम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। और डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है वो मैंने बता दिया। कुछ इशू हो तो कमेंट करिएगा, ठीक है। वीडियो में क्या नहीं समझ में आया, कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, तो कमेंट पे मेंशन करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर करिएगा ताकि दूसरे दोस्तों की भी हेल्प हो जाए। तो मैं आपसे मिलूँगा यहीं पर, और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी सोर्स कोड वगैरह चाहिए, तो आपके सामने ये प्लेटफॉर्म यहाँ पे अवेलेबल है। आई होप कि इंटरनेट नहीं है तो नहीं दिखेगा, बट आजा भाई, ओके, वेरी गुड, थैंक यू। तो ये प्लेटफॉर्म आपके पास सामने अवेलेबल है, तो यहाँ से जाके आप क्या कर सकते हो, दो एक प्रोजेक्ट हैं, इनका छोटा मोटा अमाउंट है, आप पे करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। कोई हेल्प चाहिए तो उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।